नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। फोन की घंटी बजी तो कमल ने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूँ। कमल भाई, आपके लिए कुछ खास एंटीक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में जरूरी चीजें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5-6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल के हमउम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के असिस्टेंट का काम करता था। जरूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल ही में खरीदी नई ग्लॉक 36 पिस्टल निकाली। ये ऑस्ट्रेलिया निर्मित कम्पैक्ट साइज की हैंडगन थी जो 45 कैलिबर की थी। उसकी मैगजीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर उसने गन को साथ लिया था। कमल ने गन की सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोट के भीतरी जेब में रख लिया। सारी तैयारी से निश्चिंत होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था और शादी अभी हुई नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरी निर्देश दिए ही थे कि बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बजे हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा ही था कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाकर गाड़ी जुगनू रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग गई थी। रात के समय ठंड और ज्यादा बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नाम मात्र का ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज चुके थे और अभी लगभग 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। खंडेला से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि सड़क पर किनारे खड़ी एक औरत हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने सलीम से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही कमल ने देखा कि एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सिर से खून बहकर कनपट्टी और गालों को भिगोता हुआ गर्दन तक चला गया था, जो अब सूख चुका था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर खोला तो वो औरत खिड़की के पास आ गई और बोली, मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक वाला टक्कर मारकर भाग गया। मैं काफी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई रुक नहीं रहा। प्लीज आप हेल्प करें। मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी हैं। कमल ने सलीम की ओर देखा तो वो कहीं और देख रहा था। कमल ने उस औरत से मुखातिब होकर पूछा, आपके पति कहाँ पर हैं? इस मेन रोड से वो जो सामने वाली लिंक रोड है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। आप वहाँ चलिए। उस औरत ने उंगली से इशारा कर रास्ता बताया।
कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने पर कमल ने फिर से पूछा, कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है आपके पति? थोड़ा सा आगे और चलो, पास ही हैं, उस औरत ने कहा। कमल ने बैकव्यू मिरर में देखा। उस औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान खिली हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा किसी बुढ़िया जैसा लग रहा था। भय के कारण सर्दी होने के बावजूद वो पसीने से तर हो गए। उसने उल्टे हाथ की बाह से चेहरे का पसीना पोंछा और सामने सड़क पर देखने लगा। वातावरण में और गहन नीरवता और अंधकार फैला हुआ था। कमल ने पुनः उस औरत से पूछा, और कितनी दूर हैं? हम काफी दूर आ गए हैं, कोई दिख नहीं रहा। कमल ने मन में सोचा, अगर एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो ये औरत घायल होने के बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई ना कोई रहस्य है। बस गाड़ी यहीं रोक दो, उस औरत ने कहा। सलीम जब तक गाड़ी रोकता उससे पहले कमल ने मिरर में पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो गाड़ी रोकने को कहा था। उसने गाड़ी रुके बगैर कहाँ गायब हो गई। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तब तक सलीम गाड़ी रोक चुका था। कमल डोर खोलकर बाहर निकला और पिछला डोर खोलकर अच्छी तरह देखा, पर वहां कोई होता तो मिलता। औरत को गायब देख सलीम भी भयभीत हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, केवल गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। कमल ने सलीम से झूठ बोला कि गाड़ी रुकते ही वो औरत उतरकर बिना बताए चली गई होगी। उसने सोचा कि सच्चाई बता दी तो वो खामखा डर जाएगा। दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। सलीम ने गाड़ी को यूटर्न दिया और आगे चल पड़ा। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चला था कि गाड़ी झटके खाने लगी और आखिर रुक गई। ये अचानक इसे क्या हो गया? मैंने अच्छी तरह से सब कुछ चेक किया था, सलीम ने कहा। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला तो धुआं सा निकला और इंजन बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहा था। सलीम ने कमल से कहा कि शाम को कूलेंट वगैरह फुल था, अब इंजन इतना गर्म हो गया, पता नहीं कैसे गर्म हो गया है। उसने चैम्बर में खोलकर देखा तो कूलेंट नाम मात्र का बचा था। उसने डिग्गी से कूलेंट का नया डिब्बा निकाला और चैम्बर में पूरा उड़ेल कर फुल कर दिया। सलीम ने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, इंजन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चल पड़ेंगे। सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। कमल की इच्छा चाय पीने की हुई। उसने सोचा कि अब तो मेन रोड पर ही कोई ढाबा मिलेगा। तभी उसे सड़क के बगल में एक जगह से रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा हो न हो यह ढाबा ही होगा। उसने सलीम को रोशनी दिखाई और कहा कि गाड़ी वहां ले चलो, चाय पी लेंगे और इंजन भी तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। सलीम ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और किनारे पर बनी उस इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। ये 1-2 मंजिला पुराना सा होटल दिख रहा था। बिजली कहीं नहीं दिख रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। सामने काउंटर पर एक लैंप जल रही थी और अधेड़ उम्र का शख्स काउंटर पर सिर रखे ऊँघा रहा था। सलीम ने ठहोक कर उसे उठाया तो उसने मिनमिचाते हुए आंखें खोली और बोला, अब बैठिए साहब, क्या सेवा करूं? जवाब कमल ने दिया और उससे कहा, 2 बढ़िया चाय बना दो। फिर पुनः उससे पूछा कि लाइट क्यों नहीं है? तो उस अधेड़ ने जवाब दिया कि ट्रांसफर से फ्यूज उड़ गया है, इसीलिए बिजली बंद है। अब तो कल दोपहर तक ही ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं, कमल ने बातों बातों में उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है क्या इस रोड पर? नहीं तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ होता तो मुझे पता होता। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? उस अधेड़ ने पूछा। जयपुर जा रहे हैं, कमल ने जवाब दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे, इतने में चाय बन गई
कमल और सलीम चाय पीने लगे। चाय पीने की तलब और सर्दी होने के कारण मसालेदार चाय उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। चाय पीते पीते कमल ने कनखियों से अधेड़ की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम निस्तेज और सफ़ेद सा लग रहा था, मानो कोई मुर्दा हो। एक पल के लिए उसकी पूरी आंखें एकदम सफ़ेद नजर आई, पर दूसरे ही पल सामान्य दिखने लगी। कमल ने सोचा, ये क्या बला है, कहीं भूत प्रेत की कोई लीला तो नहीं। ये विचार आते ही उसके सभी मसामों ने एक साथ ढेर सा पसीना उगल दिया और भय के कारण उसके घुटने कांपने लगे। पर उसने ये जाहिर होने नहीं दिया कि वो डरा हुआ है। चाय खत्म होते होते कमल और सलीम को लगा कि शरीर में मानो कोई जान ही नहीं है। लगा जैसे शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली हो। खड़े होकर गाड़ी तक जाने की भी शक्ति नहीं बची थी। एक अजीब तरह की मदहोशी दोनों पर हावी होने लगी थी। अधेड़ वक्र मुस्कान से दोनों को देखे जा रहा था। सलीम ने कमल से कहा, साहब, पता नहीं कैसी बुरी थकान ने घेर लिया है। रात को यहीं विश्राम करके सुबह जल्दी निकल लेते हैं। आपका क्या विचार है? हाँ, मेरे में भी चलने की शक्ति नहीं है और बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा कहना सही है, रुक जाते हैं, सुबह जल्दी चलेंगे, कमल ने जवाब दिया। कमल ने उस अधेड़ से कमरे के बारे में दरियाफ्त किया तो अधेड़ बोला, साहब, पहली मंजिल पर एक डबल बेड वाला रूम है, अटैच्ड लेट बाथ के साथ है। वो ले लो, केवल 200 रुपये दे देना। ये रजिस्टर है, इसमें एंट्री कर दीजिए और ये रही चाबी। कमल ने रजिस्टर में एंट्री की और चाबी लेकर सलीम का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां गैलरी में दोनों तरफ कमरों की कतार थी। उसने चाबी के छल्ले पर गुदा हुआ कमरे का नंबर देखा जो सीढ़ियों के सामने ही था। कमरा खोलकर दोनों अंदर घुसे और मारे थकान के बिस्तर के हवाले हो गए। दोनों को घनघोर नींद ने अपने पंजों में दबोच लिया। अचानक किसी की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज से कमल की आंखें खुल गई। उसने सोचा, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस बियावान में कौन रो रहा है? उसने शीशे लगी खिड़की की तरफ देखा तो शीशे के पार कुहासे में लिपटी एक औरत की परछाई नजर आई। उस औरत ने अपनी दोनों हथेलियां खिड़की के शीशे से सटा रखी थी। इससे उसके पंजे साफ दिख रहे थे और बाकी शरीर धुंधला सा कोहरे में लिपटा नजर आ रहा था। वो औरत अपने नाखूनों से खिड़की के शीशे को खरोच रही थी। मारे भय के कमल की घिघी बंध गई। उसने सलीम को जगाने के लिए आवाज देना चाही, पर गले से कोई आवाज नहीं निकली। सलीम मानो घोड़े बेचकर सोया पड़ा था। अचानक सिसकियों की आवाज बंद हो गई। सलीम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सलीम के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर कमल का दिल बैठने लगा। डर के मारे बुरा हाल था उसका। उसने सोचा, आज मौत अवश्य है। मन ही मन वो जोर जोर से बोलने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे उसका कुछ आत्मबल बढ़ा और उसने सलीम को झंझोड़ कर जगाया। सलीम के जागते ही उसका रोना बंद हो गया। कमल ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी जोर से बुक्का फाड़कर क्यों रो रहे थे? सलीम ने कहा, एक डरावना सपना देखा था। एक खून से लथपथ औरत ने मेरी हथेलियों में लोहे की कीलें गाड़ कर दीवार में फोटो की तरह टांग दिया था। फिर उसने एक मोटी सी कील मेरे माथे के बीचों बीच रखकर एक भारी से हथौड़े से ठोकने जा रही थी। इसलिए मौत के भय से मेरी चीखें निकल रही थी। मैं रोते रोते उस औरत से दया की भीख मांग रहा था, पर वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। शुक्र है ये सपना था। अब चुपचाप से सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है। कहकर कमल ने खिड़की के शीशे पर नजर डाली, पर अब वहां कोई नहीं था। लिहाफ ओढ़कर दोनों शीघ्र ही
निद्रा देवी के हवाले हो गए। जब सलीम की आंख खुली तो उसने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। उठकर उसने खिड़की से बाहर झांका तो गहन अंधकार दिखाई दिया। उसका दिमाग कुंद हो गया। वो सोचने लगा 6:30 बजे तक तो दिन निकल आता है, फिर इतना अंधेरा क्यों है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसने कमल को झंझोड़ कर जगाया और बोला, साहब उठ जाइए, 6:30 बज गए हैं, हमें निकलना है। कमल उनिंदी आंखों से उठा और बाहर देखा तो सचमुच अंधेरा था। घड़ी में समय देखा तो वाकई 6:30 बज चुके थे। उसने सलीम का हाथ थामा और सीढ़ियां उतरकर नीचे काउंटर के पास आया। बाहर की ओर देखा तो दिन का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसने सोचा अभी 1 मिनट पहले तक पूरा अंधेरा था, अब अचानक प्रकाश कैसे हो गया। हे भगवान, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। सलीम भी बाहर अचानक भोर का प्रकाश देख हतप्रभ रह गया। उसके चेहरे पर भय की छाया दृष्टिगोचर होने लगी। नीचे न तो काउंटर पर कोई था न किसी अन्य जगह। होटल में मरघट का सा सन्नाटा था। अचानक स्कूटी पर एक सुदर्शन युवक आया और काउंटर के पीछे जाकर अगरबत्ती आदि जलाने लगा। कमल ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस ढाबे का मालिक हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ? वह युवक बोला, जी अब हम वापस जा रहे हैं। कल रात को हम आपके होटल की पहली मंजिल के एक कमरे में रुके थे। एक चाचा काउंटर पर बैठे थे, अब चेक आउट करना है। कमल ने जवाब दिया। क्या यहाँ रुके थे आप? युवक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और पुनः बोला, रात को तो ये बंद रहता है, मैं तो इसे सुबह खोलता हूँ और शाम को बंद करके घर चला जाता हूँ। रुकने की जहाँ तक बात है, यहाँ केवल एक स्टोर और एक कमरा ही है जो मेरे काम में आता है। किसी को ठहराने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई कमरा है। आप पहली मंजिल पर आप रुकने की बात कर रहे हो, यहाँ तो पहली मंजिल ही नहीं है। क्या पहली मंजिल ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कमल ने कहा। फिर ध्यान से होटल को देखा तो भय के कारण झुरझुरी पूरे शरीर में दौड़ गई। रात को जो 2 मंजिला होटल नजर आ रहा था, अब खपरेल का बना ढाबा दिख रहा था। ध्यान से देखा तो सीढ़ियां वगैरह का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसने सोचा अभी ऊपर से उतरकर नीचे आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। रात को जो आलीशान रिसेप्शन काउंटर नजर आ रहा था, उसके स्थान पर एक पुरानी गंदी सी मेज रखी थी। क्या पूरा होटल गायब होकर इस ढाबे में बदल गया? कमल ने पुनः कहा, आप एक बार रजिस्टर देखो, मैंने अपने हाथ से आने की एंट्री की थी। यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था ही नहीं है, तो रजिस्टर की क्या जरूरत है? मैं कोई रजिस्टर रखता ही नहीं, उस युवक ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर कमल के चेहरे पर पसीना चुहचुहा आया। उसके मुंह से बोल न फूटा, आवाज गले में घुटकर रह गई। फिर हिम्मत करके युवक की तरफ देखा तो पीछे दीवार पर 12x15 इंच का माला चढ़ा एक फोटो लगा था। फोटो अधेड़ अवस्था के एक जोड़े का लग रहा था। कमल ने ध्यान से फोटो में मौजूद चेहरे को देखा तो भय से उसकी आंखें फट पड़ी। कल रात काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था, उसी की फोटो थी। अब उसने महिला के फोटो पर नजर डाली तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ये वही महिला थी जिसने लहूलुहान अवस्था में मेन रोड पर मदद मांगी थी और जिसे उसने गाड़ी में लिफ्ट दी थी। कुछ पलों तक कमल के मुंह से बोल न फूटा, मानो जबान को लकवा मार गया हो। कमल की ये हालत देख सलीम ने उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ा और बोला, क्या हुआ है साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ओह हाँ। कमल के गले से ऐसी आवाज निकली मानो किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो। फिर तंद्रा भंग हुई
और कुछ चेतना जागृत हुई। कमल अब भी एकटक उसी फोटो को देखे जा रहा था, मानो किसी सम्मोहन में बंध गया हो। ढाबे के मालिक उस युवक ने कमल को एकटक उस फोटो की ओर देखता पाया तो बोला, ये मेरे बाबूजी और माँ की फोटो है। पिछले साल आज ही के दिन इनका देहांत हो गया था। इनका देहांत कैसे हुआ? सलीम ने पूछा। अम्मा और बाबूजी स्कूटी से खंडेला जा रहे थे। पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों उछलकर सड़क पर गिरे और वहीं प्राण निकल गए। दोनों का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। ये ढाबा बाबूजी ने ही खोला था और वो ही चलाते थे। उनके देहांत के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और ये ढाबा चलाने लगा, उस युवक ने जवाब दिया। युवक का जवाब सुन कमल और सलीम ने पूरी बात समझ में आ गई कि कल रात को जो कुछ घटित हुआ वो सब प्रेत लीला थी। दोनों का मारे भय के बुरा हाल था। युवक को जाने का बोलकर दोनों गाड़ी में आ बैठे। भीतर बैठने के बाद मालूम पड़ा कि दोनों के शरीर तेज बुखार से भट्टी के मानिंद तप रहे थे। कमल ने निश्चय किया कि जयपुर फिर कभी चलेंगे, अभी तो वापस गांव चलते हैं। सलीम ने सहमति में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के दिमाग में इस शैतानी खौफनाक सफर का मंजर चलचित्र की भांति घूम रहा था और ऊपर वाले का जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहे थे।